आओ दोस्तों, पार्ट 4, नन्ना फनकार। आओ इसे पढ़ें। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेना हथौड़ी उठाकर अपने काम में जुट गया। क्या किया उसने? एक प्रार्थना जल्दी से अपने ही मन में बुदबुदाई, मतलब मन में ही प्रार्थना करी। और छेनी हथौड़ा, जो कि एक छेनी हथौड़ा, ये जो एक औजार है, इसे उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेड़ना शुरू किया था। कह रहा कुछ दिन पहले उसने इस एक पत्थर पर घंटियों की कतारें बनाई और कड़ियां उकेड़ना मतलब होता है उभारना। जैसे कि जैसे उभार के उसने घंटियां और कड़ियां जो थी उसको उसने उभारना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नकाशी करने में जुट गया। नकाशी का मतलब होता है पत्थर या लकड़ी पे कलाकृति को तराशना। उसने शुरू किया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभारता, उससे पत्थर की करीचे छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। तो क्या करता वो? उससे आंखें अपनी सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगत संगत राश का मतलब होता है पत्थर तराशने वाले साथी। जो साथ में उसके पत्थर तराशने वाले साथी थे, अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था। उसकी उम्र क्या थी केशव की? 10 साल। और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेड़ सकता था। अब तक उसने नक्काशी का अब तक उसने क्या करा? नक्काशी का जो भी काम किया था, उसने इन घंटियों को बनाता ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। ये काम जो था सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, वे सब पत्थर पर उकेड़ पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले, जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात की पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। तो पुश्तैनी मतलब होता है पूर्वजों द्वारा मिली हुई जो संपत्ति होती है, उसे पुश्तैनी कहते हैं। आगरे की गलियां और अब सिकरी, बस यही का उसका घर था। आगरे की गलियां और जो सिकरी था ना, अब इसका घर यही था। चारों ओर हो रही छेना हथौड़ी की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई पड़ी। इसीलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। चौंक गया का मतलब है हैरान हो गया। माशाअल्लाह, ये घंटी कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक, बेशक का मतलब है जरूर, मैंने ही घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करना नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं मैं पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया।
दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मछोला था। मछोला, मध्यम, मध्यम, मध्यम था कद। ना छोटा था ना बड़ा था, मध्यम था। वह सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़ी बड़ी मोतियों की माला और उंगलियों में अंगूठियों को देखते हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव इस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी की तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। इतने में उसने क्या देखा? तेजी से किसी के आने की आवाज सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। हाँफने का मतलब है तेजी से सांस लेते हुए उसने कहा। हाँफते हुए उसने कहा, तेजी से सांस उसकी चल रही थी। उसी में उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक्के से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, भौचक्के से मतलब चकित होकर, बेवकूफ खड़ा हो। हजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? जरूरत कैसे की मतलब तुमने इसके सामने कैसे जरूरत करी? खड़े हो जाओ, झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। वेदहवासी के में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी। वह जल्दी से उठा, उठकर खड़ा हो गया। अरे, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कतार नजरों से अकबर को देखने लगी। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली ना लगी। उन्होंने खींच कर पहरेदार को कहा, यहाँ से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमझ में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, इसलिए अब वो अब डरा डरा हुआ उनसे नहीं था। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज से पूछा, कोमल आवाज से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? केशव उसे नपा-तुला जवाब दिया, केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। उलझन में पड़े हुए, परेशानी में पड़े हुए, उसे तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा, फुर्ती से, तेजी से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेना हथौड़ी उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर, केशव, उल्टे पांव लौट आना, इसका इसका मीनिंग है जल्दी से वापस आना। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है? केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप ये सब करेंगे? क्यों नहीं?
मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम भी उससे ज्यादा मुश्किल है? केशव असमंजस में पड़ गए की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेना पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे ही केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीर खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े की आहिस्ता से मारना है, आहिस्ता से मतलब धीरे से मारना है, ऐसे उसके करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेड़ रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठे, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जताता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए। इत्मीनान से बैठने का मतलब है तसल्ली से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगत राष्ट्र उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को मतलब तरीके को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि तुम्हें एक दिन मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाना बनाऊंगा। इन कारखाने में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार, शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, सतराश, पत्थर और लकड़ी के नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। चेहरा चमक जाना, अत्यधिक प्रसन्न हो गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करूंगा, करना चाहूंगा। अकबर उठ खड़े हुए, जानते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने अपनी उत्सुकता से पूछा। क्या आप यहाँ दोबारा आएंगे? मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुरा कर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। प्रसिद्ध हो गए हो मतलब मशहूर हो गए हो, फेमस हो गए हो।
पिता ने कुछ याद करते हुए बताया शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नई तीन तीन संतानें होगी। शाहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यहाँ ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने भी बादशाह को बताया कि उनके पास तीन तीन संतानें होगी। शाहजरा सलीम, मुराद, दलियान। केशव के चहकने हुए कहा, बिल्कुल सही बादशाह। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों में सराकर ये केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनीदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उसका लाडला बेटा सो गया है। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें। केशव की घंटियां। माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं। तुमने खुद बनाई है? बादशाह अकबर ने ये बात किस लिए कही होगी? केशव के काम की तारीफ में, ये जानने के लिए कि घंटियां कितनी सुंदर हैं। केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, घंटियां किसने बनाई है ये जानने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन न था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। कोई और कारण है तो तुम्हें ठीक लगता हो तो बताओ। इसका उत्तर है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। सही जवाब इसका ये है। केशव पत्थर और घंटियां और कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिससे नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। ये पहले तो यह है कि जो केशव की जो पत्थर और घंटियां और कड़ियां तराश रहा था, उसकी द्वारा तराशी गई घंटियों और कड़ियों का अपने दोस्तों वो अपनी कॉपी में इसका चित्र बनाए, कड़ियों का और घंटियों का। और बाकी जो अगला है, तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद रहा जिन्हें नक्काशी की गई है, और उनकी भी अब तस्वीर जो है अपनी कॉपी में चिपकाएं। ताजमहल, इसकी जो है अपनी कॉपी में
इसकी तस्वीर चिपकाएं जिसमें सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। आना जाना, केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है कि तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण है। इसका उत्तर देंगे ज्यादातर कारणों में रोजगार, नौकरी या व्यापार की वजह से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह आकर बस जाते हैं। कहानी से अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? तो इसका उत्तर देंगे अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगी क्योंकि पहरेदार के आने से केशव को पता चल गया कि वे अकबर बादशाह हैं, जिससे वह उनके साथ बात करने में संकोच करने लगा। अकबर एक संवेदनशील हृदय के राजा थे, जो समय समय पर प्रजा से बात कर उनका हाल जानते थे और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करते थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति। खरगोश की सी कतार आंखें, पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरण जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण भी दो। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ चीते जैसी फुर्ती, जैसे कि चीते जैसी फुर्ती, कोयल जैसी बोली, मोरनी जैसी गर्दन, लोमड़ी जैसी चतुराई। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? केशव को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े बादशाह सच में पत्थर तराशना सीखना चाहते हैं, और वो भी एक मामूली मजदूर के साथ बैठकर। वह सोच रहा था कि इतने बड़े बादशाह को ये नक्काशी का काम सीखने की क्या जरूरत है। इसीलिए केशव ने संदेह भरी नजरों से देखा। केशव 10 साल का है। क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह का काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। इसका उत्तर देंगे केशव की उम्र के बच्चों का इस तरह के कामों में से जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि ये उम्र बहुत कम है। इस समय वह बच्चों के साथ लिखना पढ़ना खेलना कूदने पे ध्यान देना चाहिए। केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सब क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों को लिखो। आज केशव बहुत खुश था, इसीलिए वह सबको बार बार अपनी कहानी सुना रहा होगा कि मैं किस तरह बादशाह अकबर से मिला। सबसे पहले बादशाह को पहचान ही नहीं पाया, इसलिए मैंने बादशाह से थोड़े कठोर शब्दों में भी बात करी। पहरेदार के आने से पता चला कि ये बादशाह अकबर हैं। उन्होंने पहरेदार को वापस भेज दिया। मेरे साथ बहुत प्यार से बातचीत की, मेरा नाम पूछा, मुझसे काम सीखा। उसके लिए मैं दूसरे छैना हथौड़ी भी लाया। उन्होंने उन्होंने नक्काशी भी की, आदि। शब्दों की निराली दुनिया। नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम और काम का पता करो। मिस्त्री जो मकान बनाता है, उसके औजार क्या क्या होते हैं? करनी, जिससे इंची टेप ईंटों को सीमेंट लगाने का काम आती है। अब आएगा जी हमारा डोरी व लट्टू, दीवार की सिधाई नापने के लिए आती, फीता लंबाई नापने के लिए आती है, और एंगल 90 डिग्री का कोण नापने के लिए आती है। हथौड़ा ईंट पत्थर को तोड़ने के काम आता है। छैना हथौड़ी तराशना खरीद किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात
करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उनसे सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ पर दे रहे हैं। आरी, रंदा, बुरादा, पलाई, सूत। हथौड़ी आगे बढ़ाएंगे। वार्निश, डोरी, फीता और एंगल 90 डिग्री। हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीजों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हो, उन पर भी बातचीत करो। जैसे कि हथौड़ी, हथौड़ा। वार्निश, पॉलिश। डोरी को सूत, फीता को इंच टेप और एंगल 90 डिग्री को 90 का कोण आदि बोलते हैं। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। चुनाव पहला शब्द, जैसे चुन, किससे बना है? चुन। ये क्या है? क्रिया। अमित चौधरी को सरपंच बनाना गांव वालों का सही चुनाव था। अगला है पढ़ाओ। इससे बना है, क्रिया क्या है? पढ़। टिड्डियों ने हमारे गांव पर एक दिन के लिए पड़ाव डाल दिया। बहाव, बह, ये एक क्रिया है। बारिश के इस मौसम में नदियां का बहाव बहुत तेज हो जाता है। लगाव, लग। राम को अपने बच्चों से बहुत लगाव है। वाक्य बना दिए। और इसके अलावा दोस्तों, चुनाव, पड़ाव, बहाव, लगाव, मैंने जो वाक्य बनाए, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में इनके वाक्य बना के भेजिए। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द के नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर बताओ। अभी ये जो इन्होंने दिए हैं ना, फुसफुसाना, तो फुसफुसाना का है धीरे से कुछ बोलना। अब इसका वाक्य बनाते हैं। अध्यापक को आता देख दोनों बच्चे आपस में कुछ फुसफुसाए। बड़बड़ाना, किसी बात को मुंह पर ही बार बार बोलना। बच्चों का कहना ना माना देखकर मम्मी बड़बड़ाने लगी। भुनभुनाना अगला है, और इसको कमेंट बॉक्स में बच्चे अपने आप इसका वाक्य बना के लिखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर एंड लाइक करें।